इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित से संबंधित जो प्रश्न होता है वो हर बोर्ड परीक्षा में 7 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसकी संरचना और कार्यविधि क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। जनित्र जो होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जनित्र जो होते हैं वह एक ऐसे यंत्र होते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सिद्धांत: विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा विद्युत जनित्र होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो ये हमारा यहाँ पे मुख्य होता है कि जो जनित्र होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब हम किसी चालक से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो जो हमारा सिद्धांत होता है, सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि जो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे चित्र, कि इसका चित्र क्या होता है और इसकी संरचना क्या होती है। तो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें एक क्षेत्र चुंबक होता है जिसकी ध्रुव क्या होते हैं, N और S होते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक क्षेत्र चुंबक है जिसकी ध्रुव होते हैं। और ये एक U आकार की नली होती है जिसे हम नाल चुंबक भी कहते हैं। इसके बीच में एक कुंडली होती है A, B, C और D। ये कुंडली होती है जो तावे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके बनाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, दो आपकी सर्पी बलय होती हैं जिसको हमने नाम दिया है C1 और आपका ये है C2 है। दो इसमें ब्रुश होते हैं B1 और B2 होते हैं। जो ब्रुश होते हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं और ये जो हमारे सर्पी बलय होते हैं, रिंग, जिनको हम रिंग भी कह सकते हैं, तो ये जो सर्पी बलय होती है यह हमारे धातु की बने हुए होते, पीतल की धातु के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी ये कुंडली होती है उसका ए वाला सिरा हमारा सर्पी बलय C1 से जुड़ा हुआ होता है और कुंडली का जो डी सिरा होता है वो सर्पी बलय C2 से जुड़ा हुआ होता है। जो ब्रुश होते हैं वो कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, लेकिन जो सर्पी बलय होते हैं वो कुंडली से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं। और वो कुंडली जैसे ही कुंडली घूमती है तो वह क्या है, कुंडली के साथ ही क्या है, राउंड लगाते हैं। यहाँ पर इसका अक्ष होता है जिस पर क्या होती है, कुंडली जिस अक्ष पर घूमती है, और ये घूमती है कौन सी, दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। यहाँ पे बाह्य पर B1 और B2 का संबंध क्या होता है, बाह्य परिपथ से होता है। जैसे बाह्य परिपथ है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है, तो जैसे ही हम कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जो बाह्य परिपथ में हमें क्या है, बल्ब के माध्यम से प्रदर्शित हो जाती है। यहाँ पे हमने संकेतांक लिखे हुए हैं कि जो हमारा NS होता है वो चुंबक के ध्रुव होते हैं, B1 B2 जो होता है वो
मोटर जनित्र के ब्रुश होते हैं। C1 और C2 जो होते हैं वो सर्पी वलय होते हैं। और ABCD एक क्या होती है, आयताकार कुंडली होती है। अब इसकी संरचना को हम समझेंगे। अब हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग समझेंगे कि क्या क्या भाग होते हैं और उनकी क्या संरचना है। सबसे पहले होता है क्या, क्षेत्र चुंबक। जैसे हमने क्षेत्र चुंबक के बारे में आपको बताया था चित्र में, जैसे ये हमारा क्या होता है, N और S जी चुंबक के ध्रुव होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक होते हैं। और इसी क्षेत्र चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, हमारी ABCD आयताकार जो कुंडली होती है वो घूमती है। तो हम देखते हैं क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली नाल चुंबक NS होती है, जिसके ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तीव्र गति से घुमाया जाता है। यानी जो हमारी कुंडली होती है वो क्षेत्र चुंबक के जो ध्रुव होते हैं N और S, उसके मध्य में क्या है, उसको घुमाया जाता है। दूसरा भाग होता है हमारा क्या, आर्मेचर। आर्मेचर या उसी को हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो ABCD कुंडली है। यह एक मुलायम लोहे के क्रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक्कृत तारों की कुंडली होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है। तो यहाँ पर हम चित्र देखते हैं, तो चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी ABCD कुंडली है, और इसको क्या है, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके या इसको बनाई जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारा सर्पी वलय। सर्पी वलय देखते हैं तो C1 और C2 कुंडली के क्या होते हैं, दो सर्पी वलय होते हैं। जो C1 होता है वो कुंडली के A से, और जो C2 होता है सर्पी वलय, वो कुंडली के D सिरे से जुड़ा हुआ होता है तथा कुंडली के साथ ही क्या है, घूमते हैं। तो जो हमारे सर्पी वलय होते हैं वो कुंडली के साथ घूमते रहते हैं। इसके बाद चौथा भाग होता है इसमें ब्रुश, B1 और B2। एक कार्बन की पत्तियों से बने दो ब्रुश होते हैं। इनका एक एक सिरा वलयों को स्पर्श करता है तथा दूसरा सिरा बाह्य परिपथ से संबंधित होता है। एक कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। तो जो हमारे ब्रुश होते हैं वो कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, केवल कुंडली को क्या की रहती है, टच की रहती है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारे B1 और B2 हैं वो क्या है, ब्रुश होती हैं, जो केवल क्या है, सर्पी वलयों को टच किए हुए है, वो घूमते नहीं हैं। और ब्रुशों का संबंध बाह्य परिपथ से होता है, जिसमें हम धारा का पता कर सकते हैं कि धारा क्या है, बहना शुरू हुई है या बहना शुरू नहीं हुई है। अब इसके बाद हम समझेंगे इसकी पूरी क्रियाविधि। अब हम इस वीडियो में कार्यविधि को समझेंगे कि कार्यविधि क्या होती है। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। तो आर्मेचर या जो कुंडली होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से, जो हमारी नाल चुंबक होती है, NS ध्रुव वाली जो नाल चुंबक है, जिसे हम क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं, उसके बीच में क्या है, इसको घुमाया जाता है। दो वलय भी घूमते हैं। जो हमारे C1 और C2 होते हैं वो वलय भी क्या है, कुंडली के साथ घूमते हैं, किंतु दोनों वलय अलग अलग दोनों कार्बन ब्रुशों के संपर्क में रहते हैं। यानी कि जो हमारे सर्पी वलय होते हैं वह B1 और B2 दो कार्बन के ब्रुश होते हैं, उनके संपर्क में रहती है। गति के समय जब भुजा AB ऊपर एवं CD नीचे की तरफ रहती है, आर्मेचर में धारा की दिशा A से B एवं C से D की ओर होती है। तो इसको अगर हम चित्र से समझें तो इसको हम चित्र से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखें, कार्यविधि को एक बार चित्र के माध्यम से समझें, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है कार्यविधि को। जैसे ही हम क्या करते हैं,
ABCD जो हमारी एक आयताकार कुंडली होती है, उसको हम जैसे ही क्या करते हैं, इस नाल चुंबक के NS ध्रुवों के मध्य घुमाते हैं, तो हमारी और दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से घुमाते हैं, क्योंकि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो जैसे ही हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो AB भुजा हमारी ऊपर की ओर और CD भुजा हमारी नीचे की ओर गति करने लगती है। और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो AB भुजा ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर गति करती है, तब हमारी जो धारा की दिशा होती है, A से B में, B से C में और C से D में होती है। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है कि जैसे ही गति के समय जब AB भुजा ऊपर एवं CD नीचे की तरफ रहती है, आर्मेचर में धारा की दिशा A से B एवं C से D की ओर होती है। यदि आर्मेचर की भुजा CD ऊपर एवं AB नीचे की ओर हो, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा D से C एवं B से A की तरफ हो जाती है। और जैसे ही आधे चक्कर में हमारी CD जो भुजा होती है ऊपर की ओर और AB भुजा नीचे की ओर जैसे ही गति करती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा उलट जाती है, D से C एवं B से A की तरफ हो जाती है। इस प्रकार आर्मेचर के एक घूर्णन में धारा की दिशा 2 बार परिवर्तित होती है, अतः इस यंत्र द्वारा हमें केवल प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। यानी इस यंत्र के द्वारा या प्रत्यावर्ती धारा जनित के द्वारा केवल हमें प्रत्यावर्ती धारा ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम यह एक 7 अंक का प्रश्न तैयार कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यह हर बार बोर्ड परीक्षा में आपका 7 अंक में पूछा जाता है, जिसमें आपका सिद्धांत भी पूछ सकते हैं, इसका चित्र भी आपसे पूछ सकते हैं और इसकी संरचना भी पूछ सकते हैं।